अवैध निर्माणों के खिलाफ एमडीडीए की कार्रवाई जारी। संयुक्त सचिव के आदेश पर हुई कार्रवाई। अवैध निर्माणों पर हुई सीलिंग की कार्रवाई। विदेशी धरती पर रहा आयुर्वेद की धूम। आयुष मंत्रालय की बदौलत हुआ संभव। विदेशियों ने आयुर्वेद के वैज्ञानिक तर्क को समझा। रामनगर में पेपर लीक मामले को लेकर धरना प्रदर्शन। परिवर्तन पार्टी के नेता के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाया सवाल। रामनगर में नवरात्रि पर राधाकृष्ण की मूर्ति स्थापित। मंत्र उच्चारण कर मूर्ति की हुई प्राण प्रतिष्ठा। महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। और आपदा में मसूरी में एक मजदूर की हुई थी मौत। उप जिलाधिकारी ने प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। आपदा में हुए नुकसान का लिया जायजा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सप्रा दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च परीक्षा फल देने वाले स्कूलों और मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस बीच कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं SCERT ऑडिटोरियम ननूरखेड़ा देहरादून, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं को संबोधित कर रहे हैं। सरकार अपनी प्रतिभा, परिश्रम और संकल्प के बल पर केवल राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपना और अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। भाइयों बहनों, श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वो एक कुशल राजनेता ही नहीं बल्कि महान शिक्षाविद, समाजसेवी और दूरदर्शी विचारक थे। उनका मानना था कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है बल्कि उसमें राष्ट्र प्रेम, नैतिक मूल्य, सामाजिक समरसता और व्यावहारिकता का समावेश अनिवार्य रूप से होना चाहिए। वे कहा करते थे कि शिक्षित समाज ही एक सशक्त राष्ट्र का आधार है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में नई शिक्षा नीति को लागू किया और शिक्षा व्यवस्था को और आधुनिक, व्यवहारिक और गुणवत्ता युक्त बनाने की दिशा में ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाया। पंडित उपाध्याय जी की प्रेरणा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी, जिसके बारे में अभी शिक्षा मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया कि शिक्षा में नवाचार, डिजिटल लर्निंग, भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने का कार्य किया है। हमने एक और जहां अपने शिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं, वहीं अब हम हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को भारत की समृद्धि, लोक परंपराएं, देश और प्रदेश की महान विभूतियों से परिचित कराने का भी कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में जहां एक और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है, वहीं सभी 13 जनपदों के 1300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं भी संचालित की जा रही हैं। साथ ही राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों तक बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 5 पीएमई विद्या चैनल भी संचालित किए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने जहां एक और बच्चों के समग्र विकास हेतु बाल वाटिकाओं जैसे अभिनव पहल की शुरुआत की है, वहीं क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य रूप से लागू की गई हैं। इसके साथ ही हम राज्य के सभी राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के 6वीं से 12वीं तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति भी प्रदान करने का हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, राज्य के बच्चों के व्यक्तित्व के विकास से प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के बच्चों को यहीं से हमने पिछले वर्ष मैंने शिक्षा मंत्री जी ने और शिक्षा विभाग की पूरी टीम ने यहीं से उस दल को भी रवाना किया था शैक्षिक भ्रमण पर भेजने का। यह भी नवाचार हम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का
पहला राज्य है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्यचर्चा रूपरेखा तैयार की गई है। और भारत के साथ साथ विदेश में भी आयुर्वेद दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। मोदी सरकार के आयुष मंत्रालय की बदौलत यह संभव हुआ है। यूरोप के देश जर्मनी और नीदरलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे ऋषिकेश के आयुर्वेद चिकित्सक डीके श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद दिवस पर चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ आयुर्वेद के विज्ञान की उपयोगिता को विदेशियों ने समझा है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में और नीदरलैंड में आयोजित आयुर्वेद सभा में आयुर्वेद की उपयोगिता को वैज्ञानिक तरीके से समझाया। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि विदेश में गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज आयुर्वेद से इलाज करने के लिए लगातार भारत आ रहे हैं। यही नहीं, उपचार में फायदा होने पर विदेशी अपने देश में जाकर आयुर्वेद का गुणगान करने में भी लगे हैं। यही वजह है कि विदेशों में आयुर्वेदिक दवाइयों की डिमांड बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयुष विभाग ने जो है आयुर्वेद को विदेशों में और ज्यादा मजबूत करने का काम किया है। पेपर लीक मामले को लेकर लखनपुर चौक पर परिवर्तन पार्टी के नेता प्रभात ध्यानी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूरे पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज राज्य में नौकरी बेची जा रही है, जल जंगल जमीन सब बिक रहा है, जिसे रोकने के लिए जनता को एकजुट होकर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सड़क पर आना होगा। उन्होंने कहा कि आयोग के अध्यक्ष गणेश सिंह मर्तोलिया ने हालांकि इसे पेपर लीक का प्रकरण मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन प्रश्न पत्र के कुछ पन्ने बाहर आना चिंता की बात है। नवरात्रि पर रामनगर के गंगोत्री बिहार कन्या में श्री राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापना की गई। इस मौके पर पंडितों ने मंत्र उच्चारण कर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। 3 दिवसीय कार्यक्रम में नवरात्रि के दौरान महिलाओं ने कलश यात्रा भी निकाली, जिसमें महिलाएं पारंपरिक कुमाऊनी परिधानों में नजर आईं। वहीं दूसरे दिन भजन कीर्तन कर मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया और तीसरे दिन प्राण प्रतिष्ठा कर मूर्ति स्थापित की गई। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम नवीन चंद्र रेखाड़ी और बीना रेखाड़ी परिवार की ओर से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम से रामनगर के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला, जहां शंख घंटे की ध्वनि से सारा माहौल भक्तिमय हो गया। और आगे बढ़ेंगे, जहां यूकेएसएसएससी में परीक्षा में हुई लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कड़े एक्शन में नजर आ रहे हैं। जहां केएन तिवारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट को निलंबित किया गया है। पिछले 4 वर्षों में 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की संपन्न। किसी भी परीक्षा में नकल का मामला नहीं आया सामने। यूकेएसएसएससी परीक्षा लीक मामले में आरोपियों पर हुई कड़ी कार्रवाई। मामले की चल रही सघन जांच। नकल के काम को आगे बढ़ाने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। नकल माफियाओं के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई। एक नकल जिहादियों को भेजा जा रहा सलाखों के पीछे माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन हुआ। दोषियों के खिलाफ हो गई कड़ी कार्रवाई। अभ्यर्थी निश्चित होकर करे परीक्षा की तैयारी। जांच के बाद मामले में लिया जाएगा उचित निर्णय। देखिए, पिछले 4 वर्षों में हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न की हैं। उसी का परिणाम है कि आज 25,000 अभी तक नियुक्तियां संपन्न हो चुकी हैं और एक में भी किसी में भी कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया जिसमें कहीं पर नकल की गई हो, कहीं पर पारदर्शिता न अपनाई गई हो। और एक प्रकरण जो सामने आया है उसमें प्रथम दृष्टया जिनको भी जो भी आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनको पकड़ लिया गया है और उसमें सघन जांच चल रही है। जो भी उस केंद्र से संबंधित या उस परीक्षा से संबंधित जिनके ऊपर भी अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आरोप है या जिन्होंने कर्तव्यों में ढिलाई बरती है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।
किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक नकल माफिया को या नकल के काम को आगे बढ़ाने वालों या जिन्होंने भी इस भर्ती प्रक्रिया को खराब करने का प्रयास किया है, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त उनकी अध्यक्षता में एसआईटी कमेटी का गठन कर दिया गया है। किसी भी कीमत पर इन नकल जिहादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और मैं सभी अभिभावकों से भी कहना चाहता हूं, सभी छात्र छात्राओं से भी कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है, जो अभ्यर्थी हैं हमारे, वो सब अपनी तैयारियां करें, वो निश्चिंत रहें। अगर जांच में कहीं पर भी ऐसी कोई बात आएगी तो निश्चित रूप से उनके हित में उचित निर्णय लिया जाएगा। विगत दिनों झड़ी पानी क्षेत्र में आई आपदा के कारण कई स्थानों पर भूधसाव हो गया था, जिसके संपर्क में मार्ग की क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान एक मजदूर की भी मौत हो गई थी। इसके बाद आज नगर पालिका परिषद मसूरी, आपदा प्रबंधन, लोक निर्माण विभाग, भूगर्भ वैज्ञानिक, पर्यटन विभाग और उप जिलाधिकारी मसूरी ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। साथ ही राजपुर झड़ी पानी ट्रैकिंग रोड पर भी कई स्थानों का भी निरीक्षण किया। जिला पर्यटन अधिकारी ने ट्रैकिंग रूट पर हुए नुकसान की रिपोर्ट भी शासन को भेजे जाने की बात की। मार्ग के मरम्मत की मांग के साथ ही प्रभावितों को मुआवजा देने की भी मांग की। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि काफी बड़े क्षेत्र में आपदा से नुकसान हुआ है और कहा कि जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट बनाकर डीएम को भेजी जाएगी। ट्रैकिंग रूट पर भी नुकसान के कारणों की जांच की जाएगी। क्षेत्रीय सभासद गौरी थापलियाल ने कहा है कि नगर पालिका के माध्यम से सभी विभागों को पत्र भेजा गया था, जिसके बाद आज अधिकारियों ने निरीक्षण किया। यहाँ पे एसडीएम सर, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, टूरिज्म और जियोलॉजिकल टीम यहाँ पे पहुंची है। जो झड़ी पानी में रोड जो डैमेज हुई थी, रोड डैमेज होने के कारण जो एक मजदूर की भी मौत हो गई थी, उस ही रोड का आज यहाँ पे निरीक्षण चल रहा है। सारी टीम्स यहाँ पहुंची है। सर्वे के बाद ही हम जान पाएंगे कि क्या चीज उचित है और इस रोड को पुनः कैसे इसका निर्माण किया जा सकता है। तो हमेशा तत्पर तैयार है हर किसी की मदद करने के लिए। अभी भी पालिका द्वारा ही लेटर गया था, इस ही वजह से जी यहाँ पे हमें सूचना मिली थी कि झड़ी पानी में भूधसाव हो रहा है हमारे ओल्ड ट्रेकिंग रूट जो बेसिकली है। तो उसमें एक संयुक्त जांच समिति है जिसमें प्रशासन है, पीडब्ल्यूडी की टीम है, इसके अलावा डीडीएमओ साहब है हमारे और खनिज विभाग से जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, और इसके अलावा नगर पालिका एवं पर्यटन की टीम भी यहाँ पे आई हुई है। तो हम भी सब लोगों की ये संयुक्त निरीक्षण अभी चल ही रही है, जारी है, क्योंकि यहाँ पे काफी बड़े एरिया में काफी वो हो रखा है। तो अभी हमने इस पहाड़ी का देख लिया और उधर अभी ट्रैकिंग रूट की तरफ जा रहे हैं कि कहाँ पे किस तरह से होगा। इसकी रिपोर्ट बहुत जल्द, जितनी हमसे हो सकता है कोशिश करेंगे हम 1 से 2 दिन के अंतर्गत इसकी रिपोर्ट बना के शासन को जिलाधिकारी के द्वारा प्रेषित कर दी जाए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। ही सेवा है 2025 पखवाड़ा। स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है तो समृद्धि है। नगर निगम देहरादून की शहर वासियों से अपील, कृपया घर का गीला, सूखा व घरेलू संकटमय कूड़ा पृथक पृथक कर नगर निगम के कूड़ा वाहन में ही दें। सफाई से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए आप नगर निगम के टोल फ्री नंबर 1800-1804-571 पर कॉल कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। भवन निर्माण अपशिष्ट आदि को सड़कों और गलियों में न डालें। निवेदक सौरभ थपलियाल, महापौर नगर निगम देहरादून एवं नमामि बंसल आईएएस, मुख्य नगर आयुक्त देहरादून। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। टेंडर प्रक्रिया में नगर निगम पर मनमानी और अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाते हुए पार्षद भड़क गए हैं। पार्षदों ने नगर निगम दफ्तर के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर नगर आयुक्त के कार्यालय में भी विरोध किया है। पार्षदों ने नगर आयुक्त से जारी किए गए सभी टेंडर को निरस्त करने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पार्षदों का कहना है कि बिना बोर्ड बैठक के निगम प्रशासन ने मनमाने तरीके से टेंडर जारी किए हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की आड़ में नगर निगम प्रशासन दूसरे विभाग का काम कर बजट
हैसियत को ठिकाने लगा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्षद देवेंद्र प्रजापति, सरोजनी थापियाल, रामकुमार संगर और अन्य पार्षदों ने निगम प्रशासन की मनमानी बंद नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। इसके लिए 3 करोड़ के टेंडर जारी किए गए हैं। पार्षदों ने अपने क्षेत्र में टेंडर की धनराशि से विकास कार्य करने की मांग की है। पार्षदों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए पौड़ी पुलिस ने एक बार फिर प्रयास शुरू कर दिए। जनपद पौड़ी के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने स्कूलों में जाकर छात्रों को साइबर अपराधों के होने वाले तरीकों के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया। इसके अलावा लैंगिक अपराध, नशीले पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभाव और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ नए कानून के बारे में भी जानकारी दी है। पुलिस ने किसी भी प्रकार की मदद के लिए पुलिस कंट्रोल रूम के आपातकालीन नंबर 112 पर कॉल करने के बारे में भी जागरूक किया है। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैतवाल ने बताया कि पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर जन जागरूकता अभियान चलाना शुरू किया गया है, जिससे कि साइबर अपराधों के साथ अन्य अपराधों में कमी आए। छात्रों को खास तौर पर कहा गया है कि वे अपने आसपास के होने वाले किसी भी क्राइम की गुप्त रूप से सूचना पुलिस को दे सकते हैं। स्कूल के आसपास यदि कोई भी मंचला दिखाई देता है तो पुलिस को सूचना देने के लिए कहा गया है। स्कूलों में जन जागरूकता अभियान चलाने पर अध्यापकों की ओर से पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है। 1930 पे कॉल करिए। इसमें फायदा क्या होगा, तुरंत आपकी कॉल साइबर पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाएगी और जो आपसे वसूली गई धनराशि है वो आपको जो साइबर हमारा एसटीएफ है, हमारा साइबर थाना है, जहां से आपके अकाउंट से पैसे देंगे। अब जिसकी गाड़ी है वाहन स्वामी को 3 माह की सजा और 25,000 रुपये जुर्माना गाड़ी से। तो इन चीजों पेरेंट्स होंगे, उनके साथ में बैठिए, कहीं जाना है और कहीं जल्दी है तो उनको बोलिए हमको ड्रॉप कर दीजिए। तो इस तरफ भी ध्यान देंगे। और आगे बढ़ेंगे जहां एमडीडीए की अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार प्रहार जारी है, बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माण के खिलाफ है। विभागीय सचिव बर्दिया के निर्देश पर संयुक्त सचिव गौरव सतवाल के आदेश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। देहरादून हुई बहुमंजिला अवैध निर्माण पर भी सीलिंग की कार्रवाइयां। सहस्त्रधारा रोड पर मयंक गुप्ता, कुल्हान में सुरजा हैदर और नेहरू कॉलोनी में वैभव बजाज की अवैध निर्माण को सील किया गया। प्राधिकरण से बिना स्वीकृत मानचित्र के न करे निर्माण कार्य, वीसी तिवारी ने कहा। अवैध निर्माण को करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। अवैध निर्माणों और अवैध प्लॉटिंगों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाइयां लगातार रहेगी जारी। सचिव बर्दिया ने कहा प्राधिकरण के नियमानुसार ही करें निर्माण कार्य। और आगे बढ़ेंगे। नदियों और जलाशयों को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम लगातार प्रयासों की दिशा में बढ़ रहा है। इसी क्रम में प्रत्येक जिले में सीवेज से संबंधित एक्शन प्लान तैयार करने और नए प्रोजेक्ट्स की पहचान करने पर जोर दिया जा रहा है। न केवल गंगा बल्कि उसकी सहायक नदियों और अन्य महत्वपूर्ण जलाशयों, नदियों, झीलों और तालाबों को भी प्रदूषण से बचाने के लिए योजनाएं जो है वो बनाई जा रही है। नमामि गंगे के निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया है कि नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति से जमीनी स्तर पर निगरानी आसान हो जाएगी। इससे न केवल वर्तमान योजनाओं को सही दिशा में ले जाने में मदद मिलेगी बल्कि भविष्य के लिए नए प्रोजेक्ट्स भी बेहतर तरीके से तैयार किए जा सकेंगे। इन परियोजनाओं को भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा और स्वीकृति मिलने पर उन्हें लागू किया जाएगा। इस कदम से उम्मीद है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के साथ साथ अन्य जलाशयों को भी स्वच्छ रखने के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। नमामि गंगे का लक्ष्य केवल गंगा नदी को पुनर्जीवित करना ही नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित और संरक्षित रखना है और ये नई पहल उसी दिशा में एक ठोस कदम है। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जिले में हम लोगों को एक सीवेज के लिए एक्शन प्लान भी बनाना है, नए प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और गंगा और उसके सहायक नदियां या उसके अतिरिक्त भी यदि कोई नदी, झील जो भी है उन वाटर बॉडीज को पोल्यूशन से बचाने के लिए यदि कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है तो इस संदर्भ में ऐसा महसूस किया गया कि जिले में कोई नोडल ऑफिसर नहीं है जो इस फील्ड का हो, जल निगम और जल संस्थान का, कि जो कि डीपीआर बनाते हैं और इन सभी योजनाओं का अनुश्रवण भी करें। तो हमने 13 जिले में माननीय सचिव महोदय के निर्देशन के क्रम में एक नोडल ऑफिसर्स बनाए हैं। इससे कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर मॉनिटरिंग करने
में मदद मिलेगी और नए प्रोजेक्ट्स को बनाने में मदद मिलेगी। और जब हम नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो कहीं ना कहीं भारत सरकार में हम सबमिट करेंगे और वहां से हमको नए प्रोजेक्ट सैंक्शन होंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारी नदियां हैं, झील हैं, उनको साफ रखने के प्रयासों को बल मिलेगा। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने के लिए परिवहन विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। परिवहन विभाग ने ड्राइवरों को घायलों की जान बचाने के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। प्रशिक्षण देने के लिए एम्स के डॉक्टरों की टीम चिन्हित की गई है। पहले दिन श्यामपुर के एक निजी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों ड्राइवर फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रशिक्षण के लिए लेने के लिए पहुंचे और वही मौके पर एम्स के डॉक्टरों ने ड्राइवरों को घायलों की जान बचाने के बारे में कई अहम टिप्स दिए। टिप्स पाकर ड्राइवर काफी उत्साहित नजर आए। कार्यक्रम में ड्राइवरों ने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में मौजूद एआरटीओ प्रवर्तन रश्मि पंत ने बताया कि ड्राइवर फर्स्ट रिस्पॉन्डर की अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये एक हमारे जो भारत सरकार है, उस सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु को कम करने की दिशा में प्रयास कर रही है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण उसका प्रोग्राम है ये। इसमें हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी सड़क दुर्घटना में ऐसे व्यक्ति जो अक्सर सड़क पर उपस्थित रहते हैं, जैसे ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, हवा संचालक हैं, उनको कम से कम जो प्राथमिक चिकित्सा है उसकी ट्रेनिंग देके इस स्तर तक ट्रेन किया जाए कि वो लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराए। ये रोड एक्सीडेंट में ब्रेन स्पाइन इंजरी के मरीज को कैसे कैरी करना है, किसी के अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उनको कैसे कैरी करना है, किस तरीके से इमरजेंसी हेल्पलाइन को कांटेक्ट करना है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें उन्हें ध्यान में रखनी है, इसके बारे में जानकारी। हमारे ऋषिकेश के बस यूनियन, ट्रक यूनियन, ऑटो, ई रिक्शा यूनियन के मेंबर्स हैं, कई स्थानीय ढाबा संचालक हैं। जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर कोर्स है, जो यहाँ की हमारा ऋषिकेश के परिवहन विभाग के गाइडेंस में और उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है, इसमें हम गोल्डन आवर की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं। अगर आप डेथ देखें तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में ट्राइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेथ होता है, 3 पीक्स होती हैं। पहली 2 पीक जो होती है वो पहले 3 घंटों में होती है। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है कि पहले 3 घंटे में, ये हमारे आत्मविश्लेषण की बात है कि हमारे यहाँ क्या हमारा मरीज जो पहाड़ में एक्सीडेंट में होता है क्या अस्पताल पहुंच पाता है, या ऐसे अस्पताल जहां पे इन सबकी सुविधा हो? आंसर ना है। जब ये आंसर ना है तो हमें रियलाइज होता है कि एटलीस्ट उसका जीवन संचित रहे जब तक वो अस्पताल पहुंचे, उसके लिए सोसाइटी को या नॉन मेडिकल मेंबर जैसे हमारा परिवहन विभाग है, इन लोगों को आगे आना पड़ेगा। जो कि बहुत अच्छा एक मिसाल हमारे परिवहन विभाग ने की है कि इसमें कि समाज को लेके और जो ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स को लेके उनकी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि यही हमारे कंट्री में फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है। अभी पैरामेडिक कैडर जो हमारे यहाँ जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का अभी कंट्री में डेवलप नहीं हुआ, सरकार उसके लिए बहुत अच्छे प्रयास कर रही है। और आगे बढ़ेंगे जहां एमडीडीए की अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार प्रहार जारी है। इस बीच आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जहां एमडीडीए के अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। वीसी तिवारी सचिव बर्निया के निर्देश पर संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेश पर बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। देहरादून में कई बहुमंजिला अवैध निर्माणों पर हुई सीलिंग की कार्रवाइयां। सहस्त्रधारा रोड पर मयंक गुप्ता, कुल्हान में सूरजा हैदर और नेहरू कॉलोनी में वैभव बजाज के अवैध निर्माण को सील किया गया है। प्राधिकरण से बिना स्वीकृत मानचित्र में न करे निर्माण कार्य, वीसी तिवारी ने कहा। अवैध निर्माण को करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। अवैध निर्माणों और अवैध प्लॉटिंगों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाइयां लगातार जारी रहेगी, सचिव बर्निया ने कहा। प्राधिकरण के नियमानुसार ही करे निर्माण कार्य। नई टिहरी के वीसी कक्ष में अपशिष्ट प्रबंधन की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डीएम नितिका खंडेलवाल ने की। डीएम ने जनपद को प्लास्टिक फ्री और डस्टबिन फ्री बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाने के निर्देश दिए। काफी समय से जमा पुराने कचरे में निपटान हेतु डीएफओ को उपायुक्त स्थान चिन्हित करने को कहा गया। सभी संबंधितों को कूड़े की गाड़ियों की मांग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ईओ टिहरी और ईओ चंबा को पुराने कचरे के निपटान के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। डीएम खंडेलवाल ने सीएम धामी के निर्देशों के अनुसार 31 अक्टूबर तक सभी आंतरिक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए नगर निकायों को आवश्यक फंड की जानकारी देने के लिए कहा।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।